नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की सीरीज़ में आज हम करेंगे आपके सामान्य ज्ञान के वो क्वेश्चंस जो आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आपके पूछे गए थे। मैं आपके प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की सीरीज़ में मैं आपके 2011 से लेके 2000 तक 21 तक के क्वेश्चंस मैं आपके करा रहा हूं, यानी कि 10 साल के प्रीवियस ईयर में आपके इस सीरीज़ में करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपके 2011 का पेपर कवर कर दिया है और 2012 का पेपर भी मैंने कवर कर दिया है। अभी हमारा ये 2013 का पेपर चल रहा है, इसमें भी मैंने आपका रीजनिंग का सेक्शन पूरा कवर कर दिया है। अगर वो सब आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उन वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपके 70% आपका पेपर पूछा जाता है। और अगर आप 60% पेपर बिल्कुल सही कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग कट पिट के नंबर अगर आपके 60% आते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। गवर्नमेंट कॉलेज आपको श्योर आपको मिलेगा अगर आपके 60% क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। तो ये आपका इसमें पार्ट 1 रहेगा आज सामान्य ज्ञान का, और पार्ट 1 में हम 1 से लेके आपके 25 तक के क्वेश्चन करेंगे, और पार्ट 2 में फिर हम 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो 2 पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी अच्छे सवाल आज के पेपर में 2013 में मुझको मिले हैं। ये आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और लाइक वीडियो को बाद में करना अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें और आपको वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या लिखा है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। आपको बताना है कि गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है। ऑप्शन ए यजुर्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी अर्थवेद से, या डी ऋग्वेद से। आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद से ही आपके क्या गोपद ब्राह्मण संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर होगा। ये थी आपके क्वेश्चंस। और अब अगर आप डिटेल के साथ पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन और आंसर आपको रटना है, क्वेश्चंस को आपको डिटेल से पढ़ना है। अब आपको पता चला है कि गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है, आपके अर्थवेद से आपके संबंधित है। अब एक और कुछ डिटेल में आपके इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। ऐत्रेय ब्राह्मण भी था आपका एक, ऐत्रेय ब्राह्मण, और आपका कोशीतकी ब्राह्मण। तो ये आपका किससे संबंधित था, ये आपका संबंधित था ऋग्वेद से। ये आपका ऋग्वेद से संबंधित था। ये कुछ आपकी डिटेल रहेगी। और तैत्तिरीय ब्राह्मण आपका किससे संबंधित था, ये आपका यजुर्वेद से संबंधित था, है ना। ये सब भी आपको पता होनी चाहिए। डिटेल अगर आपको पता होगी तो आप इजीली काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर कर पाएंगे। पंचशील और तांडेय, पंचशील और तांडेय, ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका सामवेद से संबंधित है। तो ये सारी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नैनार कौन थे। आपको बताना है नैनार कौन थे। ए विष्णु धर्मानुयायी थे, या बी शैव धर्मानुयायी थे, या सी शाक्त थे, या डी सूर्यपासक थे। आपको बताना है नैनार कौन थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा शैव धर्मानुयायी, यानी कि शिव को पूजने वाले नैनार कहा जाता था। जो शिव की उपासना करते थे उनको नैनार कहा जाता था। एक और आपको इसमें याद रखना है इसकी डिटेल में कि अलवार किसकी उपासना करते थे। अलवार भी होते थे, वो किसकी उपासना करते थे, वो करते थे विष्णु भगवान की। तो विष्णु भगवान के जो उपासक थे वो थे अलवार, और जो नैनार थे वो थे शिव भगवान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था, ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बंगाल में, या डी गुजरात में। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 3। वल्लभी विश्वविद्यालय जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। वल्लभी विश्वविद्यालय आपका गुजरात में स्थित था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में, या डी पावापुरी में। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजगृह में। राजगृह में यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सप्तपर्णी गुफा है वो राजगृह में है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ।
राजगृह में क्या है, ये सप्तपर्णी गुफा है। और सप्तपर्णी गुफा में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको बौद्ध संगति के बारे में पता होना चाहिए। ल्यूसेंट में आपकी बौद्ध संगति दी हुई है, वहाँ से आप पढ़ लेना कि सारी बौद्ध संगति 5-6 बौद्ध संगति होंगी, 4-5, और उनके अध्यक्ष भी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जो कि राजगृह में है। प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप, ये भी आपको याद रखना है, महाकश्यप इसके प्रथम बौद्ध संगति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, ये आपको बताना है। ए व्रत कथा के रूप में, बी ब्राह्मण के रूप में, सी व्रत संहिता के रूप में, डी जय संहिता के रूप में। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। महाभारत जो जानी जाती थी वो जानी जाती थी आपकी जय संहिता के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाभारत की रचना किसने करी थी, वेद व्यास। वेद व्यास ने क्या करा था, आपकी महाभारत की रचना करी थी, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, ए दारा शिकोहा को, बी शुजा को, सी औरंगजेब को, या डी मुराद को। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा, दारा शिकोह को शाहजहां ने क्या दी थी, शाह बुलंद की इकबाल की उपाधि दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा। और लघु अकबर, ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए कि लघु अकबर के नाम से किसको जाना जाता है, लघु अकबर के नाम से ही हम दारा शिकोह को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ, ए लॉर्ड होल्डिंग द्वितीय, बी लॉर्ड रीडिंग, या सी लॉर्ड जेम्स वॉर्ड, या डी लॉर्ड मिंटो द्वितीय। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 7। राइट आंसर जो है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ये हुआ आपका रोलेट एक्ट, है ना। तो रोलेट एक्ट जब हुआ तो हमारे जो वायसराय थे वो यहाँ के वो थे चेम्सफोर्ड। और रोलेट एक्ट हुआ कब, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1919 में आपका रोलेट एक्ट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था ये कब से कब तक रहा, ये 1916 से लेके 1921 तक इसने ये वायसराय रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्र नीति के रूप में अपनाया गया था, यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करा तो जब वो राष्ट्र नीति बन गई उसको कब अपनाया गया, ए 1899 में, बी 1901 में, सी 1903 में, या डी 1905 में। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी में आपका बहिष्कार आंदोलन हुआ ये आपका। और ये क्यों हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन था, जो लॉर्ड कर्जन जो वायसराय था उसने क्या कर दिया था, उसने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी इसने लॉर्ड कर्जन ने। फिर 1905 में क्या हुआ, बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, किसने अपनाई थी, किस वायसराय ने फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी, आपको बताना है। ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी लॉर्ड मिंटो द्वारा, या सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, या डी लॉर्ड वेलेजली द्वारा। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लॉर्ड कर्जन द्वारा। वैसे राइट आंसर जो है लॉर्ड कर्जन है, लेकिन लोकसभा आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो लॉर्ड मिंटो माना है ना। ये आप देख लीजिएगा, जो डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है, लेकिन लोकसभा आयोग ने जो इसका आंसर दिया था वो लॉर्ड मिंटो दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, ए सैन फ्रांसिस्को में, बी न्यूयॉर्क में, सी मद्रास में, या डी कोलकाता में। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 10। तो गदर पार्टी का जो था आपका मुख्यालय वो था आपका सैन फ्रांसिस्को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब गदर पार्टी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सोहन सिंह भाकना थे आपके, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना थे, उन्होंने क्या करा था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक की
स्थापना करी, इसको ही फिर क्या आगे जाके गदर पार्टी का नाम दे दिया था। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान एसोसिएशन पैसिफिक ने क्या करा था, गदर नाम का एक अखबार निकाला था। तो जब इसने गदर नाम का अखबार लॉन्च किया तो फिर इसको ही क्या गदर पार्टी का नाम दे दिया गया, है ना। तो जिसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। ये सब आपको पता होना चाहिए। और सोन सिंह भागना ने उसकी स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेगा। द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से हम किसे जानते हैं? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी WC बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी या डी मोतीलाल नेहरू। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दी ग्रैंड ओल्ड मैन हम जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी को हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, कि जब स्वतंत्र हो गया भारत तो जब उसका पहली बार तिरंगा लहराया वो कब लहराया गया? ए 31 दिसंबर 1928, बी 31 दिसंबर 1929 या सी 31 दिसंबर 1930 या डी 31 दिसंबर 1931। जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा 31 दिसंबर 1929 को पहली बार तिरंगा लहराया। और इसकी डिटेल भी थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। लाहौर अधिवेशन के बाद, लाहौर जब अधिवेशन हो गया तो मध्य रात्रि में, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मध्य रात्रि में ये जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के पास वो लहराया था? ये रावी नदी के पास, है ना। ये भी आपको बताना चाहिए किस नदी, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि किस नदी के पास लहराया गया? रावी नदी के पास। और कब? 1929 में, है ना। और किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? ये आपको बताना है। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भूदान आंदोलन का जो सर्वप्रथम वो हुआ, प्रारंभ हुआ, वो हुआ आपके आंध्र प्रदेश में। और ये किसने करा? ये भी आपको पता होना चाहिए, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने ये प्रारंभ किया था भूदान आंदोलन। और उसमें इन्होंने क्या किया था? 50 एकड़, मतलब 50 एकड़ भूमि दान करी थी इन्होंने इसमें, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा या डी ताप्ती। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है महानदी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी किस में जाकर मिलती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, जल्दी से आंसर करिएगा कि बेतवा नदी किस में जाकर मिलती है? ए गंगा से मिलती है, बी यमुना से मिलती है, सी ब्रह्मपुत्र से मिलती है या डी सोन नदी से मिलती है। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 15। यमुना से मिलती है कौन? बेतवा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं आपको बताना है। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ए 7 राज्य, बी 8 राज्य, सी 9 राज्य या डी 10 राज्य। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। और ये राज्य भी आपको पता होने चाहिए। 9 राज्य जो हैं हमारे समुद्र के तट पर हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। उसमें कौन कौन से है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, ठीक है, केरल है, और आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और आपका ओडिशा है, और पश्चिम बंगाल है। तो ये 9 राज्य आपके समुद्री तट पर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। साधारणतः ओरो बैंकिंग खरपतवार पाया जाता है। ओरो बैंकिंग खरपतवार क्या होता है? पहले तो ये आपको यही पता होना चाहिए। ओरो बैंकिंग खरपतवार जो होता है वो आपका एक परजीवी होता है, परजीवी होता है। और ये क्या? फसल को बर्बाद करता है। तो आपको बताना है किसकी फसल को बर्बाद करता है। ए तंबाकू के खेत को बर्बाद करता है, बी चने के खेत को, सी धान के खेत को या डी गेहूं के खेत को बर्बाद करता है। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ओरो बैंकिंग खरपतवार जो बर्बाद करता है वो करता है ए, यानी कि तंबाकू की खेत को बर्बाद करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? यानी कि जब बासमती के चावल उगाए जाते हैं, मतलब बीज बोए जाते हैं, तो कितने हेक्टेयर पर कितने बीज बोने चाहिए ये आपको इसमें बताना है। ए
45 से 50 किलोग्राम बीज बोने चाहिए 1 हेक्टर पर, बी 20 से 30 किलोग्राम 1 हेक्टर पर, या सी 15 से 20 किलोग्राम 1 हेक्टर पर, या डी 5 से 10 किलोग्राम 1 हेक्टर पर बोने चाहिए। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। राइट आंसर जो होगा वो होगा 20 से 30 किलोग्राम 1 हेक्टर पर आपको ये आपके चावल बासमती के बोने चाहिए अगर खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। मुद्रा के उन्मूलन का परिणाम क्या है? ए, देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, बी, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना, सी, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, डी, देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ह्यूमस किसका उदाहरण है? ह्यूमस का उदाहरण आपको बताना है। ए, मृदा संरचना का, बी, क्रिस्टलाइड का, सी, जैविक कोलाइड का, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ह्यूमस किस में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो है आपका जैविक कोलाइड का ह्यूमस उदाहरण होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मुंबई की मीठी नदी, मुंबई में एक मीठी नदी है, तो निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ये आपको बताना है। मुंबई में एक मीठी नदी है, वो किस झील से निकलती है? ए, तुलसी झील से, बी, विहार झील से, सी, पोवई झील से, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा पोवई झील से निकलती है ये आपकी मीठी नदी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए इन ऑप्शन में से बताना है सिर्फ आपको कि सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किस में होता है। ए, पश्चिम बंगाल में, बी, ओडिशा में, सी, आंध्र प्रदेश में, या डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर करें। वैसे सबसे अगर मैं पूछूँ कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में, लेकिन आपको आंसर करना है सिर्फ इन ऑप्शन में। तो बताइए इन ऑप्शन में से कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है कोयले का उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रतीक्षा बैंकिंग, प्रतीक्षा बैंकिंग क्या है ये आपको बताना है। ए, बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, बी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, सी, घरेलू बैंकिंग की विदेश में गतिविधियां, या डी, विदेश बैंकिंग द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं एवं अन्य गतिविधि करना। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 23। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बैंकिंग नहीं हो रही है लेकिन प्रतीक्षा बैंकिंग हो रही है, यानी कि एक तरह से बैंकिंग ही हो रही है लेकिन बैंकिंग नहीं है वो। तो क्या है, जो भी NBFC कंपनियां होती हैं, NBFC जो कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती हैं, जो भी वो बैंकिंग करती हैं वही हमारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जो भी बैंकिंग की जाती है उसको प्रतीक्षा बैंकिंग बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पेन के आरंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे ये आपका उदाहरण है, तो इसमें पी क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पी क्या डिनोट करता है? ए, व्यक्तिगत, बी, फॉर्म, या सी, अविभाजित हिंदू परिवार, या डी, व्यक्तियों का समूह। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो पी का जो यहाँ पर मतलब होता है वो होता है पर्सनल, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी अपना पैन कार्ड आप देखिएगा तो जो यहाँ से जो उसमें 4 मतलब फर्स्ट से जो चौथा अक्षर होगा वो आपका पी होगा। सभी के पैन कार्ड में जो चौथा अक्षर होता है 4 डिजिट होती है, 4 नंबर की जो डिजिट होती है वो पी होती है। तो आप भी देखिएगा अपने पैन कार्ड में आपके में भी पी होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। मानव के बाल एवं नखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन होता है? यानी कि नख मतलब नखून। तो मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन आपको मिलता है? ए, ऑक्सीटोसिन, बी, कैरेटिन, सी, वैसोप्रोसिन, या डी, ट्रिप्सिन। जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कैरेटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज आपके 2013 के प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चंस जो मैंने आपके कराए हैं, जो कि 25 क्वेश्चन आज हमने कवर करे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उसको भी फ़ायदा हो अगर वो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
आपको हमारे चैनल से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और हाँ, अगर आप क्विज़ करते हैं, अगर आपको क्विज़ करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम में आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर हम यूपी बेड से ही रिलेटेड काफ़ी सारी आपकी क्विज़ डेली करा रहे हैं। डेली हम 5 क्विज़ आपकी कराते हैं। तो काफ़ी बच्चे वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज लेके ही छोड़ना है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल से। और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, अपने भाई बहन का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, टाटा।